गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज 7 फरवरी है और संडे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम करंट अफेयर जो पढ़ाते हैं उसका एमसीक्यू जारी करेंगे, यानी कि इसमें जो है 1 से 6 फरवरी 2021 के एमसीक्यू को जारी किया गया। यानी हम जो करंट अफेयर पढ़ते हैं उसे रिवीजन करने के लिए वीकली तौर पर, यानी कि सप्ताह में उसे एमसीक्यू के रूप में जारी करेंगे। इसमें जो है हमारा जो छूटा हुआ जो करंट अफेयर रहेगा वो भी शामिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसे शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया है 2020-21 को, तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसे हम देखते हैं। विकल्प है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। बी है मतलब दूसरा, वर्ष 1964 में बजट से आर्थिक सर्वेक्षण को हटा दिया गया और उसके बाद अलग से जारी किया गया। तीसरा है इसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। अब उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, सही और नहीं है भी लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे लिखा है सही है। ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 और डी 1, 2, 3। तो सोचिए कौन सा हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है वर्ष 1950-51 में ही प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और जो है 1964 से पूर्व जो है ना 1964 से पूर्व क्या होता था कि बजट के साथ ही क्या किया जाता था प्रस्तुत, इकोनॉमिक सर्वे को बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद क्या किया गया, इसे अब अलग से प्रस्तुत किया जाता है। अब इकोनॉमिक सर्वे अलग होता है और बजट, आपको पता है कि रेलवे भी पहले अलग किया जाता है रेल बजट को, लेकिन अब उसे बजट में ही शामिल कर दिया गया। तो इस तरह के आर्थिक बदलाव होते रहते हैं। तो दूसरा जो विकल्प है वो भी हमारा सही है, तो हमारा उत्तर है 1 और 2 तो बिल्कुल सही। अब तीसरे पे विचार करते हैं। इसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा नहीं, आर्थिक विभाग द्वारा, और अर्थशास्त्र जो प्रभाग है ना इसका नहीं है, वित्तीय आर्थिक प्रभाग का ये भाग है। तो हमारा जो तीसरा है वो खत्म हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा सी केवल 1 और 2। देखिए, इसे आपको पता है कि चीफ इकोनॉमिक जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है उनके मार्गदर्शन में बनाया जाता है वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा, न कि आर्थिक सेवाओं के विभाग से संबंधित। कौन? आर्थिक प्रभाग द्वारा। तो कि प्रश्न क्या था, देखिए सेवा विभाग बिल्कुल नहीं है, आर्थिक विभाग, और ये तो आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में देखा गया ग्रीन टैक्स या हरित कर क्या है। ऑप्शन ए है यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन की कीमत पर एक अतिरिक्त कर है। बी खनन से प्रभावित व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसे खनिकों से एकत्र किया जाएगा। सी है यह लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग करने से रोकने के लिए एकत्र किया गया एक अतिरिक्त कर है। मैंने आपको पढ़ाया था ग्रीन टैक्स के बारे में, उसमें क्या बतलाया था कि जो ग्रीन टैक्स है भारत सरकार वो पुराने वाहनों के प्रचलन को खत्म करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से क्या करेगी, ग्रीन टैक्स लागू करेगी, यानी उन वाहनों पर हरित कर लगाएगी। किन वाहनों पर? जो 15 से 20 वर्ष के पुराने हो गए वाहन। इसमें सार्वजनिक और निजी वाहन को अलग से बांटा गया है। जो ये प्रावधान किया है ग्रीन टैक्स का वो आपके बजट 2021-22 में भी किया गया है। कल ही मैंने आपको बजट में पढ़ाया था इसके बारे में। तो ये जो है आपका उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि यह लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग कम करने के लिए
उपयोग कम करने से रोकने के लिए एकत्र किया गया एक अतिरिक्त कर है। यानी कि जैसे ही कोई वाहन 15 साल से पुराना हो जाएगा, अगर वह रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर फिटनेस सेंटर में वो जाएगा तो उस पर क्या लगाया जाएगा, एक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा है। 20 से 30%, अभी फिक्स नहीं है, ये 20 से 30% के बीच में हो सकता है। तो ये अभी अब आप ही सोचिए कि क्या कोई पुराने वाहन पर इतना टैक्स क्यों देगा। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है कि एक स्क्रैप पॉलिसी लाई है। इसमें क्या होगा, जो पुराने वाहन को स्क्रैप किया जाएगा। तो इस पर भी जो पॉलिसी बन रही है, अभी सामने पब्लिक डोमेन में देखा गया, अभी सिर्फ बजट में इसका उल्लेख किया गया कि हम एक स्क्रैप पॉलिसी लाएंगे। अब जैसे वो पब्लिक डोमेन में रखा जाता है उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इसका। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, या लोगों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग करने से रोकने के लिए एकत्र किया गया एक अतिरिक्त कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। ए, संघाई सहयोग संगठन, बी, अर्थशास्त्री खुफिया इकाई यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इस तरह का हिंदी इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम में इसी तरह से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ना लिख करके अर्थशास्त्री खुफिया इकाई लिख दिया जाता है। और सी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान। डी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, इसे देखिए जारी किया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ये क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया का एनजीओ है। ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कौन सा, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। आज हम इन चारों संगठन में से दो को पूरे डिटेल से देखेंगे। पहला होगा एससीओ और दूसरा सार्क। तो चलिए देखते हैं हम एससीओ और सार्क को। देखिए, संघाई सहयोग संगठन ये क्या था कि 26 अप्रैल 1996 से पूर्व क्या था, इसे संघाई 5 ग्रुप कहा जाता था, यानी कि S5 ग्रुप। तो संघाई 5 ग्रुप जो था इसमें 5 राष्ट्र है। देखिए कौन कौन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। यानी कि ये आपके जो एससी हो गए, इसमें रूस, चाइना और मध्य एशिया के 3 राष्ट्र। कौन कौन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। लेकिन वर्ष 2001 में क्या हुआ कि इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया। उज्बेकिस्तान शामिल हो गया कब, 2001 में। और 15 जून 2001 को इन 6 राष्ट्रों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इस घोषणा में क्या हुआ, ये जो S5 थे, मतलब S5 ग्रुप अब क्या बन गया S6, और किसके शामिल होने से, उज्बेकिस्तान के। और यही S6 है हस्ताक्षर किए 15 जून 2001 को। तो ये जो था S6 ग्रुप अब क्या बन गया, SCO यानी संघाई सहयोग संगठन। इसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 2015 में इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि उफा के बारे में। तो बस एक पूछा गया था कि उफा में कौन सा समिट हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान को SCO द्वारा शामिल किया गया एक मेंबर के तौर पर। यहाँ देखिए फुल मेंबर नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया। कि जैसे कि होता क्या है कि वर्ष 2015 में जब शामिल किया गया तो उसे 2 वर्ष का एक समय दिया गया कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं कि आपको इसमें शामिल किया जाएगा। तो इन भारत और पाकिस्तान को 2 साल का समय मिला प्रिपेयर होने के लिए, SCO में शामिल होने के लिए। तो 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान जो है SCO का फुल मेंबर बन गया। अब इसमें कितने राष्ट्र हैं, अब टोटल 8 राष्ट्र हैं। इसे याद करने का तरीका देखिए कैसे है। आपके देखिए मध्य एशिया से 4 राष्ट्र हो जाएंगे। कौन कौन, इसमें बस एक छोड़ दीजिए, तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है। तुर्कमेनिस्तान जो है शामिल नहीं है। तो बचा कौन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान आप इसे भूल जाइए कि तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है। अब बचे +2 इधर
यानी कि रशिया और चाइना, और +2 इंडिया और पाकिस्तान। तो इस तरह से हमने याद किया संघाई सहयोग संगठन के मेंबर्स को। टोटल 8 हो गए, 4 आपके मध्य एशिया से, 2 रशिया और चाइना और 2 इंडिया पाकिस्तान। इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो मेन होता है इसका काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। बताइए हेड ऑफ स्टेट कौन हो जाएंगे हमारे? बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो जाएंगे। और काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा? प्रधानमंत्री। यानी कि रामनाथ कोविंद हमारे तरफ से हेड ऑफ स्टेट वहाँ में सदस्य होते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री मोदी। आपको ये तो डेट बता दिया, आपको मेंबर्स कौन कौन है। डेट याद रखिए 26 अप्रैल 1996 को क्या बना था? ये G5 बना था। 15 जून 2001 को उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ, तो ये G6 या SCO बन गया। और 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इसका अभी भी पर्यवेक्षक राष्ट्र है, पर्यवेक्षक, यानी अभी वो इसका सदस्य नहीं है। तो इसमें अभी कुल 8 सदस्य है। जैसे कि इसमें एक और देखिए, इसमें एक रैट्स आता है। देखिए रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये क्या? आतंकवाद से लड़ने के लिए इसे बनाया गया था। तो इस संगठन में अब भारत भी शामिल है, क्योंकि 8 सदस्यों में भारत भी एक राष्ट्र है। तो ये रहा SCO के बारे में। नेक्स्ट है सार्क, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका गठन कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 को। और SCO का कब किया गया था? 26 अप्रैल 1995 को। ये देखिए इसमें जो सदस्य हैं वो टोटल कितने हैं? 8 हैं। माफ कीजिएगा, इसमें ये देखिए, ये जो भारत है इसमें भारत तो आपके हो गए, इसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 कितने सदस्य हैं इसमें आपके सार्क में? अभी मैंने उसमें बताया था कि 26 अप्रैल 1995 नहीं 96 होगा, 96 SCO में। तो ये हो गया हमारे सार्क के बारे में। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। चौथा टॉपिक है, चौथा जो क्वेश्चन है, टॉपिक बोल रहा हूँ, न्यायिक नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, एक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। दूसरा है, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए नाम सरकार तक पहुंचाते हैं। तीसरा है कि कॉलेजियम द्वारा दिए गए सिफारिश पर सरकार कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकती है एवं कॉलेजियम से स्पष्टीकरण भी नहीं मांग सकती है। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका उत्तर समझने से पहले, मतलब जानने से पहले, हमें इस टॉपिक को पूरी तरह से समझना होगा। देखिए वर्ष 1950 से 1973 तक क्या होता था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते थे, यानी वरीयता क्रम था एक तरह से,
वरीयता क्रम था, उसमें जो भी वरीयता होता था उसे CJI या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाता था। लेकिन बस 1973 में इस परंपरा को तोड़ दिया गया। क्या किया गया कि A.N. रे, आपको पता है जब आप आपातकाल के बारे में पढ़ते होंगे तो उसमें इनका नाम आता है A.N. रे। इनको क्या किया गया कि दो जो होते हैं चीफ जस्टिस हाई सुप्रीम कोर्ट के, उनके वरीयता को उल्लंघन करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके बाद वर्ष 1977 में M.U. बेग को भी इसी तरह से वरीयता का उल्लंघन करते हुए क्या बना दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस तरह से उल्लंघन किया गया इस नियम का, वरीयता के नियम का। तब जाकर क्या हुआ कि एक प्रथम न्यायाधीश मामले चलते हैं। देखिए, जजेस कोर्ट मामले होते हैं, न्यायाधीश मामले। इसमें देखिए पहला आपका 1982 में, इसमें कहा गया कि जो सरकार जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो सिफारिश मांगती है वह एक विचार विमर्श है। क्या है? एकमात्र विचार विमर्श है। ध्यान से सुनिएगा, विचार विमर्श। चलिए, ये तो प्रथम न्यायाधीश मामले, प्रथम इसको बोल देते हैं, आप याद रखिएगा, प्रथम न्यायाधीश मामले। 1982 क्या कहा है इसमें कि जो सिफारिश मांगे वह सिर्फ एक विचार होगा, मतलब विचार विमर्श है। लेकिन वर्ष 1993, डेट याद रखेगा, वर्ष 1993, इसमें कहा गया कि जो विचार विमर्श किया जा रहा है इसका अर्थ है सहमति से। पहले क्या था? विचार विमर्श, यानी कि सरकार अब जो मांग कर रही है नाम के लिए, मतलब नियुक्ति के लिए जो जजों की नाम मांगती है, तो इसमें सहमति की बात की गई। पहले क्या था कि भाई हम विचार विमर्श करेंगे और बस हमारा जो सहमति है वो एक विचार विमर्श तक ही सीमित रहे। लेकिन अब जो है वो सहमति, इसमें क्या होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अन्य जज, सुप्रीम कोर्ट के ही 2 अन्य जजों की अनुमति होनी चाहिए। यानी सहमति अब अनुमति में बदल गई। तो ये क्या हो गया? सेकंड जज मामले में, सेकंड न्यायाधीश मामले। थर्ड आया 1998 में। इसमें क्या होगा? अब देखिए, यही बात इसमें था, लेकिन ये जो CJI है, CJI प्लस अब 2 की जगह 4 जजों की बात की गई। यानी कि CJI जो है जजों की नियुक्ति के बारे में जो अनुमति सहमति देंगे या फिर नामों की सिफारिश करेंगे, वो क्या होगा? 4 जजों की सहमति के बाद किया जाएगा। यानी कि अब इसमें CJI प्लस 4 अन्य जज। तो यहीं से कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत होती है, कॉलेजियम सिस्टम। इसके बाद क्या हुआ कि ये परंपरा चलती रही। वर्ष 2014 में क्या आया? सरकार ने NJSC कानून लेके आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, न्यायिक नियुक्ति आदेश लेकर आई, अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि ये जो CJI और जो नियुक्ति के बारे में फैसला था, इसमें सरकार ने बोला कि सिर्फ अब जजों, ये जो पैनल है कॉलेजियम, इसमें सिर्फ न्यायाधीश नहीं रहेंगे बल्कि सरकार के भी कुछ मेंबर रहेंगे। तो न्यायपालिका ने इसे अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए वर्ष 2015 में क्या किया? सरकार के NJSC फैसलों को असंवैधानिक करार दिया। JS खेर उस समय जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, CJI थे, तो उन्होंने क्या कहा कि NJSC जो कानून लाएगा ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के परंपरा और उसके स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, इसलिए यह कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है। यह टर्म यूज किया गया JS खेर के द्वारा। इसमें 4 अन्य जज भी शामिल थे। तो ये कानून खत्म हो गया और ये जो 2015 है इसे 4th न्यायाधीश मामले बोला जाता है,
कौन सा? फोर्थ। तो पहला आपका आया 1982, सेकंड 1993, थर्ड 1998 और फोर्थ 2015। अब जो देखिए न्यायाधीश जो फैसले देते हैं सरकार को, मतलब जो नाम की सिफारिश करते हैं, एक बार जो है क्या कहता है सरकार लौटा सकती है, बोलते हैं आप इस पर दोबारा विचार कीजिए, हमें दूसरा नाम चाहिए। तो ये दोबारा अगर भेजती है, ये जो कॉलेजियम पैनल है दोबारा अगर वही नाम भेजती है या फिर संशोधन करके भेजती है तो सरकार को मानना बाध्यकारी है। यानी कि फर्स्ट बार वो स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन जो सेकंड बार होता है उसमें वह बाध्य है मानने के लिए। तो अब प्रश्न पे आते हैं। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। तो यह सही है, बिल्कुल सही है। सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए नाम सरकार तक पहुंचते हैं। यह भी सही है हमारा। और तीसरा है, कॉलेजियम द्वारा दिए गए सिफारिश पर सरकार कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकती एवं कॉलेजियम से स्पष्टीकरण भी नहीं मांग सकती। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको पढ़ा कि नहीं, एक बार जो है सरकार पूछ सकती है कि हाँ भाई आप जो नाम डाले हैं उसमें हम संशोधन चाहते हैं, इसमें आप इसे नाम को बदल दीजिए। तो एक बार जो है संशोधन कर सकती है या फिर ना भी करे, अगर दोबारा भेजती है सरकार को वो, तो सरकार क्या है? बाध्य है मानने के लिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 तो हमारा नहीं होगा, केवल 1 और 2। 5वां प्रश्न है कि स्टार डस्ट 1.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह जैव ईंधन से संचालित पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। दूसरा, इसे नासा द्वारा चंद्रमा पर पेलोड ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है। मैंने स्टार डस्ट के बारे में पढ़ाया था आपको 4 जनवरी के वीडियो में, करंट अफेयर वाले में। तो इसमें मैंने बताया था कि ये जो है पहला वाणिज्यिक ईंधन, ये जो जैव ईंधन से चलने वाला प्रक्षेपण यान है, लॉन्चिंग व्हीकल है। तो ये तो हमारा सही हुआ। यानी क्या है? एक लॉन्चिंग व्हीकल है रॉकेट को भेजने के लिए, जो कि बायोफ्यूल का प्रयोग करेगा। किसका? बायोफ्यूल का। या छोटे सैटेलाइट को भेजेगा, स्मॉल क्यूबसैट, इसको बताया था आपको, क्यूबसैट। अनुसंधान वगैरह में इसका प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि यह काफ़ी छोटे सैटेलाइट्स को भेजता है। यहाँ पे दूसरा टर्म है कि इसे नासा द्वारा, ये गलत है, नासा नहीं इसमें। ये क्या है? एक वाणिज्यिक, मतलब एक कमर्शियल लॉन्चिंग व्हीकल है जिसे निजी कंपनी द्वारा भेजा गया था। और ये चंद्रमा पर नहीं भेजा गया था, बस एक अंतरिक्ष में छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हमारा दूसरा जो विकल्प है वो पूरी तरह से गलत है। दूसरा और एक तो है ही, तो वो तो गलत होगा नहीं, ये भी कट जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा ए। छठा है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह MOEFCC के तहत एक वैधानिक बहुविषयक निकाय है। सही है। यह एक केंद्रीयकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करने के लिए है। देखिए, ये दोनों हमारा विकल्प सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्यावरण एवं वन जीव मंत्रालय होते हैं उसके अंतर्गत काम करते हैं और एक डेटा स्थापित करता है वन्यजीव अपराध से संबंधित। आपको पढ़ाया था, ये PIB में छपा था इसके बारे में, जब अनंतनाग जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक गिरोह का पर्दाफाश किया था तब। तो हमारा जो उत्तर है दोनों होगा, 1 और 2 दोनों। देखिए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बारे में इसे कब बनाया गया था? देखिए, 4 सितंबर 2006 को बनाया गया था द वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको। तो एक वैधानिक निकाय किया और इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल किया गया 2008 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ही है। इसके अलावा इसको जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, तिलोत्तमा वर्मा, मंत्रालय वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7वां प्रश्न है कि मेट्रो नियो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। बजट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये जो है मेट्रो नियो के बारे में, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो के बारे में। मेट्रो जैसा कि आप यूज करते हैं, ये 6-8 बोगियों वाला होता है, उसके लिए अलग से कॉरिडोर होता है। जो मेट्रो लाइट होते हैं, मेट्रो लाइट, ये क्या होता है, ये भी एक तरह से मेट्रो के बराबर ही होते हैं। इसके लिए जो होता है आपने देखा होगा यूरोप वगैरह में सड़कों पर मेट्रो को चलते हुए, बिल्कुल लगता है कि वो हमारे बाइक या कार के साथ वो साथ में चल रहे हैं, तो वो आपके हो जाते हैं मेट्रो लाइट। और जो मेट्रो नियो होते हैं, मेट्रो नियो ये क्या होता है, ये बसों के आकार के छोटे छोटे, ये भी इनके लिए भी एक ट्रैक चाहिए, लेकिन ये क्या होते हैं कि छोटे आकार के होते हैं, बसों के आकार के, और ये चलते हैं। तो मेट्रो नियो जो है ये है आपका। तो ये प्रश्न पूछा है कि मेट्रो नियो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। ए गुवाहाटी जो कि असम में है, गांधीनगर, बेंगलोर और नासिक। तो हमारा जो उत्तर है वह है नासिक। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने का प्रस्ताव दिया है। ए आइसलैंड, बी आयरलैंड, सी नॉर्वे, डी डेनमार्क। तो इसका जो उत्तर है वो देखिए डेनमार्क है। डेनमार्क में नॉर्थ सी जो है उत्तरी सागर, वहाँ पे इसने क्या किया है कि ये समुद्री पवन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक वहाँ 18 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा वो एक द्वीप बना रही है, मतलब आर्टिफिशियल द्वीप है, एक तरह से कृत्रिम द्वीप बना रही है डेनमार्क के द्वारा। कहाँ पे, नॉर्थ सी में। हम लोकेशन भी देखेंगे, चलिए देखते हैं लोकेशन को। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे डेनमार्क है, और जो ये नॉर्थ सी है इसी में वो क्या कर रही है कि एनर्जी आइसलैंड बनाएगी यहाँ पे। तो ये डेनमार्क के द्वारा। आप इसकी सीमा देख सकते हैं। आपको एक और बताओ, ये जो आप देख रहे हैं ना ये एंट्री, तो जो आपदा आ जाते हैं समुद्री, जो जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है उससे क्या हो कि इन शहरों में बाढ़ आ सकती है। इसी रोकने के लिए कुछ दिनों पहले एक और प्रस्ताव डाला गया था कि ये जो रेखिए, ये जो रेखा है और ये जो है, या देखिए यहाँ पर, इससे आप जूम कीजिएगा तो यह नॉर्थ सी को पूरी तरह से ब्लॉक कर जाएगा यहाँ, और यहाँ देखिए यहाँ पे एक डैम बनाया जाएगा इससे और इससे, ताकि यूरोप में जो है प्रवेश ना कर सके जलवायु परिवर्तन का, जो समुद्र का जो जल स्तर बढ़ रहा है वो इसमें। हम चलते अपने प्रश्न पर। हमने देखा कौन सा देश बना रहा है कहाँ पे। चलिए 9वां प्रश्न है, ये देखिए ये उसका लुक आप देख ले सकते हैं, यही द्वीप है, इस प्रकार से बनाया जाएगा। देखिए द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड विल बी एज 18 फुटबॉल पिच, जैसे आपको बताया 18 फुटबॉल मैदान जो है उसके बराबर हो जाएगा, 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। जैसे को बताया कि ऑफशोर विंड टरबाइन का यूज करके इसमें एनर्जी को भेजा जाएगा अपने देश में या फिर अन्य पड़ोसी देशों में इसके द्वारा। तो ये डेनमार्क के द्वारा बनाया जा रहा है नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी का आपको लोकेशन दिखाया। 9वां प्रश्न है कि चौरा कांड शताब्दी समारोह कब मनाया गया। ए 2 फरवरी 2021, बी 4 फरवरी 2021, सी 6 फरवरी 2021, डी 8 फरवरी 2021। तो ये भी पीआईबी में आपको बताया था, पीआईबी का जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चौरा कांड शताब्दी समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें वो डाक टिकट भी जारी करने वाले थे।
तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। चौरी चौरा के बारे में आपको पता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान घटना घटी थी। क्यों घटी थी? इसमें क्या हुआ था कि एक जो असहयोगी जो थे, अंग्रेज के जो विरोधी, वो क्या कर रहे थे कि एक पुलिस स्टेशन गोरखपुर के पास पड़ता था, चौरा चौरी, वहाँ पे तो उन्होंने आग लगाई जिसमें 30 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इसमें मारे करने के कारण ये जो असहयोग आंदोलन था ये हिंसा में बदल गया था, जबकि जो महात्मा गांधी थे वे हिंसा के सख्त खिलाफ थे। अतः उन्होंने क्या किया कि 11 फरवरी 1921 को उन्होंने क्या किया कि इसे वापस ले लिया, ये असहयोग आंदोलन को। इसीलिए इसे 1921 नहीं, माफ कीजिएगा 1922। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। 10वां और आखिरी प्रश्न है कि खबरों में रहा ईस्ट कंटेनर टर्मिनल समझौता किन देशों के बीच किया गया था? ए भारत जापान अमेरिका, बी भारत जापान श्रीलंका, सी भारत मालदीव जापान, डी भारत इंडोनेशिया और जापान। ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है ये समझौता इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसे किया गया था भारत, जापान और श्रीलंका के बीच में मई 2019 में। ये जो कोलंबो पोर्ट है इसे विकसित करने के लिए। लेकिन अब जो है श्रीलंका सरकार ने क्या कहा कि हम इस समझौते को रद्द करते हैं, जिस कारण से यह जो चर्चा में आया ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ये कोलंबो पोर्ट को डेवलप करने के लिए समझौता किया गया था, MOU किया गया था भारत, जापान और श्रीलंका के बीच में। लेकिन अब ये समझौता को तोड़ दिया है श्रीलंका गवर्नमेंट ने। तो इसमें बस इतना ही। आपको कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके, और अगर आप इसमें और भी कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।